मैनपुरी में रैन बसेरे में भीषण आग लग गई है। वाटर कूलर में हुए शॉर्ट सर्किट से आग भड़की और देखते ही देखते पूरे रैन बसेरे में फैल गई। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत रही कि घटना के समय रैन बसेरा खाली था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से ये आग वहां पर भड़की है। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। खबर मेरठ से है। स्कूल बस में छात्र की बेरहमी हुई है। कन्नौज में दहेज के लालच में पति ने पहली पत्नी को पीटकर घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद खुद को तलाकशुदा बताकर दूसरी लड़की से शादी रचा ली। पीड़िता ने पंचों के साथ डीएम के सामने न्याय की गुहार लगाई। पूरा मामला सकरावा थाना क्षेत्र पट्टी सकरावा गांव का है। दरअसल साल 2023 में कपिल यादव नाम के युवक ने इटावा के उसराहार की रहने वाली रीता नाम की लड़की से शादी की थी। शादी में 10 लाख कैश, 5 लाख के गहने और घर का सामान बेटी को दहेज में दिया गया था। पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद पति गाड़ी की मांग करने लगा। गाड़ी देने से मना करने पर शादी के 9 महीने बाद मारपीट करने लगा। जनवरी में महिला को पता चला कि पति ने दूसरी शादी कर ली है। पंचायत में फैसला हुआ कि पति कपिल दोनों पत्नियों को साथ में रखेगा। डीएम ने पीड़िता को न्याय का आश्वासन दिया है। बेटी वालों ने स्वीकार किया, दोनों बेटियां आप रखिए, दोनों बेटी सहयोग से रहेंगे। बेटे के पिता ने कहा ठीक है, 15 दिन का मुझे मोहलत दी जाए, हम दोनों बेटियों को बुला के उनके लिए रहने की व्यवस्था वसूल करूंगा। मुकदमा न लिखाया जाए। मुकदमा तभी तक नहीं लिखाया गया। और 12वें दिन ब्रज बिहारी सिंह ने अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटियों के नाम दान पात्र के रूप में स्थानांतरित कर दी। जब हम लोग को पता चला, बेटी वाले को सभी पंचों से फिर जाके मुलाकात की, तो सब ने ये तय किया कि सभी लोग मिलकर शपथ पत्र जिलाधिकारी महोदय कन्नौज को सौंपा जाए, ताकि कोई प्रभावी कार्रवाई और न्यायोचित कार्रवाई हो सके बेटी के पक्ष में। सुल्तानपुर में कार ड्राइवर का अपहरण कर उसे बंधक बनाया गया और नग्न वीडियो बनाकर 4,37,000 रुपए की बड़ी ठगी की गई। न्यूज 18 की खबर का संज्ञान लेते हुए एसपी चारू निगम ने टीम गठित कर मुख्य आरोपी मकसूद समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पीड़ित को 3 दिनों तक बंधक बनाकर रखा और पिस्टल के दम पर फोन पे बैंक खाते से रकम अपने खातों में ट्रांसफर करवा ली। पुलिस ने मामले में शामिल एक महिला आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश तेज कर दी है और ठगी गई रकम को फ्रीज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करते ही जांच कर समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। नामजद अभियुक्त मकसूद और उसके 2 साथी इमरान और गालिब, जो जनपद सुल्तानपुर के हैं, मकसूद प्रतापगढ़ का है, इनकी अरेस्टिंग कर ली गई है। हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करके अन्य साथियों की जानकारी कर महिला साथी की भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। महोबा में 3 महीने पहले सड़क हादसे के घायल युवक के परिजनों ने घायल युवक के साथ हाईवे पर प्रदर्शन किया। वन रेंजर की कार से घायल हुए युवक खयाली प्रसाद यादव के परिजनों ने इलाज के लिए जमीन ट्रैक्टर तक भेज दिया। प्रशासन की ओर से मामले में न्याय नहीं मिलने पर युवक के परिजनों ने हाईवे पर प्रदर्शन किया। परिजनों ने 1 करोड़ के मुआवजा और आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। मौके पर पहुंचे सीओ चरखारी और एडीएम ने काफी मशक्कत के बाद परिजनों को समझाया। प्रशासन की ओर से हर संभव मदद और बेहतर इलाज का भरोसा मिलने के बाद जाम खुल सका। रोड जाम इसलिए वजह कर रखी है कि रेंजर की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। 10 दिसंबर को एक्सीडेंट 11:30 बजे एक्सीडेंट हुआ है। मतलब कोई ना थाने में कार्रवाई हुई, ना कोई सुन रहा, ना रेंजर सुन रहा। मेरे साथ वो इलाज कराने के लिए झांसी गया। वो मेरे 20,000 रुपये लेकर गोली वापसी कर मतलब भाग आया है। वो कोई सुनवाई नहीं हो रही। 20 लाख रुपया लगा दिया मुझे। मैंने जहाँ जमीन सब कुछ बेच दिया। उसकी एक लड़की शादी के लिए 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब उनके लिए क्या कुछ नहीं बचा है। अब पैसा भी नहीं बचा। मैं इलाज कराऊं तो कहाँ कराऊं? पीजीआई गया, वहाँ नंबर नहीं लगा। महोबा जाता हूँ, वहाँ से रेफर झांसी के लिए बोल देते, झांसी से बोले ग्वालियर जाइए आप। भाई आपस में तय कर लो। अगर आपकी चाहते हो कि आपको लखनऊ भेज दिया जाए तो हम एएलएस में
बढ़िया आपको लाइफ सपोर्ट सिस्टम की एम्बुलेंस प्रोवाइड कर देंगे, जो आपको लखनऊ तक ट्रॉमा सेंटर में छोड़कर आएगी। बाकी उसमें FIR नामजद दर्ज है, गाड़ी वगैरह का डिटेल है, तो उसमें अग्रेतर कार्रवाई जो होगी वो वैसा माननीय कोर्ट का फैसला होगा, उसमें वो सभी को स्वीकार होगा, उसमें उनको भी ये बात माननी पड़ेगी। 10 दिसंबर को बराना गांव निवासी थाना श्रीनगर के ख्याली उम्र करीब 35 वर्ष की सड़क दुर्घटना में वो इंजर्ड हो गए थे, जिनका इलाज चल रहा था और अभी तक उनकी स्थिति ठीक नहीं हो पाई, जिसके संबंध में पूर्व से ही थाना श्रीनगर पे अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई संपादित की जा रही थी। उस संबंध में आज कुछ परिजनों व ग्रामीणों द्वारा आक्रोशित होकर जाम लगाने का प्रयास किया गया था, जिनको समझा बुझा के घायल भी साथ में था, जिसको जिला अस्पताल लाके उसका इलाज कराया जा रहा है तथा प्रकरण में सभी आवश्यक वैधानिक कार्रवाइयां संपादित की जा रही हैं। होली के त्यौहार के लिए मथुरा की जिला जेल में कैदी हर्बल गुलाल बना रहे हैं। सब्जियों और फलों से गुलाल बनाया जा रहा है। चुकंदर, गाजर, पालक, हल्दी का इस्तेमाल करके कैदी हर्बल रंग बना रहे हैं। गुलाल की बिक्री के लिए जिला जेल के पास मुलाकात कर स्टॉल लगाए गए हैं, जहां से स्थानीय लोग गुलाल खरीद सकते हैं। जेल प्रशासन के मुताबिक बाजार में जेल में बने हर्बल गुलाल की डिमांड भी देखी जा रही है। बाराबंकी में जर्मनी से आई बारात की पूरे शहर में चर्चा है। जर्मनी के म्यूनिख से आए दूल्हे मार्कस सीडर ने बाराबंकी की रहने वाली रोलन वर्मा के साथ पूरे हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे लेकर शादी रचाई है। यह शादी 20 फरवरी को शहर के होटल लाइट में धूमधाम से संपन्न हुई थी। शादी के सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि विदेशी मेहमान भारतीय परंपरा के रंग में रंगे नजर आए और बारात में जमकर नाचे हैं। बता दें कि दूल्हे मार्कस सीडर और दुल्हन रोलन वर्मा दोनों जर्मनी में साइंटिस्ट हैं। पिछले 7-8 सालों से साथ काम कर रहे हैं। दोनों जर्मनी के पास ऑस्ट्रिया में रह रहे हैं। मेरी बड़ी बहन है, वो उनकी शादी हुई थी। जो मेरे जीजू जी हैं वो जर्मनी से हैं, ऑस्ट्रिया में वो लोग रहते हैं अभी इस टाइम। दोनों लोग क्या करते हैं, कैसे उनका मिलना हुआ? तो दोनों लोग रिसर्च मतलब साइंटिस्ट हैं, दोनों लोग रिसर्च फील्ड में ही हैं। तो मतलब काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। जब वो मतलब कॉलेज टाइम से ही उनकी जान पहचान है, तो काफ़ी लंबा रिलेशन रहा है उनका, लगभग 7-8 ईयर्स का। बॉलीवुड अभिनेता और देश के मशहूर कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक आगरा पहुंचे। उन्होंने आगरा में ताजमहल का दीदार किया। कृष्णा आगरा में लगे ताज महोत्सव में शामिल होने के लिए आए हैं, जिसके बाद उन्होंने ताज का दीदार किया। इस दौरान कृष्ण अभिषेक ने गाइड से ताजमहल का इतिहास भी जाना। होली के त्यौहार के मौके पर आगरा रेलवे मंडल की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आगरा और मथुरा के रेलवे स्टेशनों से 50 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। आगरा रेलवे मंडल में आगरा कैंट, आगरा फोर्ट, राजामंडी, ईदगाह रेलवे स्टेशनों से स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है। साथ ही मथुरा से भी कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। साथ की सुरक्षा को लेकर जीआरपी और आरपीएफ के साथ की मिलकर रेलवे मंडल की स्पेशल टीमें अलर्ट पर हैं। प्राइमरीली आगरा कैंट और मथुरा स्टेशन पे अलग अलग फ्रंट्स पे तैयारियां की गई हैं। सबसे पहले इन दोनों स्टेशंस का रोलिंग क्राउड मैनेजमेंट प्लान बनाया गया है, जिसमें कमर्शियल, ऑपरेटिंग और आरपीएफ सभी डिपार्टमेंट्स के इनपुट लेके हमने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है, जिसके अंतर्गत दोनों स्टेशंस पे सीनियर ऑफिसर्स को राउंड द क्लॉक डिप्लॉय किया जा रहा है। स्टेशन में क्राउड मैनेजमेंट के लिए कंट्रोल बना के वहाँ से मॉनिटरिंग की जाएगी। इमरजेंसी ट्रेन्स चलाने के लिए भी हमने स्पेशल रेक्स रखे हुए हैं, जो इन ट्रेनों के अलावा भी अगर डिमांड होती है तो हम शॉर्ट नोटिस पे ट्रेन्स चला सकते हैं। जापान और उत्तर प्रदेश में 90,000 करोड़ के एमओयू साइन किए गए हैं। जापान से 1.5 लाख करोड़ के प्रस्ताव भी मिले हैं। सिंगापुर में 60,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। सिंगापुर से उत्तर प्रदेश को 1 लाख करोड़ के प्रस्ताव। 90,000 करोड़ रुपए के एमओयू जापान के अंदर, 1.5 लाख करोड़ के प्रस्ताव यहाँ पे जापान और यामानासी में उत्तर प्रदेश के इस डेलीगेशन को प्राप्त हुए हैं। और इसी प्रकार से सिंगापुर में 60,000 के एमओयू और 1 लाख करोड़ रुपए तक के हमारे पास प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आए हैं।
जिन्हें इन्वेस्ट यूपी और उत्तर प्रदेश के हमारे अन्य विभाग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे फास्ट मैग्लेव ट्रेन में सफर किया। इस सफर में ट्रेन की एवरेज स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा थी। सीएम योगी ट्रेन में बैठकर काफी उत्सुक दिखाई दे रहे थे। यूपी सीएम सिंगापुर के बाद जापान यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने सबसे फास्ट मैग्लेव ट्रेन में सफर किया। इस सफर में ट्रेन की एवरेज स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा थी। सीएम योगी ट्रेन में बैठकर काफी उत्सुक दिखाई दे रहे थे। उन्होंने 10 मिनट में 100 किलोमीटर का सफर तय किया। बता दें कि मैग्लेव ट्रेन की टॉप स्पीड 603 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये ट्रेन पटरी पर चलने के बजाय हवा में तैरती है। ये पूरी प्रणाली मैग्नेट रिपल्सन के सिद्धांत पर काम करती है, जो ट्रेन के डिब्बों और ट्रैक के बीच काम करता है। कुछ ही किलोमीटर यानी 120 किलोमीटर की यात्रा को हम लोगों ने कुछ ही मिनटों में तय कर दिया था। ये सुपर हाई स्पीड की मैग्नम ट्रेन जो है वह एक मॉडल जापान ने प्रस्तुत की है और बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे जापान के अंदर वह एक रोमांचक का विषय बना हुआ है। हर यहाँ का यूथ को वे लोग उसके साथ जुड़ने का एक अवसर देते हैं। जापान के यामानाशी प्रांत में सीएम योगी ने ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने यामानाशी के गवर्नर से मुलाकात की। निवेशकों के साथ बैठक के बाद सीएम योगी बच्चों के साथ नजर आए। इस दौरान एक बच्चे ने सीएम को श्लोक भी सुनाया। वहीं यूपी इन्वेस्टमेंट रोड शो में सीएम योगी ने कहा कि यूपी भारत में सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य है। सीएम योगी ने जापान के निवेशकों को यूपी में निवेश का न्योता दिया है। साथ ही यामानाशी और यूपी के बीच एक समझौते पर साइन किया, जिसमें यूपी के छात्र एडवांस तकनीक के लिए यामानाशी में ट्रेनिंग ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश के उच्च तकनीकी संस्थान से जुड़े हुए छात्र यहाँ पर इस तकनीक का प्रशिक्षण भी लेंगे और प्रशिक्षण के साथ इस तकनीक को सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करने में उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री के लिए, उत्तर प्रदेश की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ऊर्जा की आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने के लिए इस तकनीक का उपयोग कर पाएंगे। और इस तकनीक को हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यह एक बड़ी महत्वपूर्ण पहल हो सकती है। और मैं इस तकनीक के लिए यामानाशी के माननीय राज्यपाल और यहाँ के हाइड्रोजन ऊर्जा से जुड़े हुए अध्यक्ष हैं उनका और उनकी पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद करता हूं। अभी मुक्तेश्वरानंद केस में मेडिकल रिपोर्ट आई है। मेडिकल रिपोर्ट पर बोले हैं मुक्तेश्वरानंद, नार्को टेस्ट पर शंकराचार्य ने सहमति जताई। सच जानने के लिए हर विकल्प करना चाहिए। साजिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, ये बात यहां पर कही गई है। ठीक है, जो भी हो रहा हो, लेकिन उसके जिम्मेदार हम हैं। ऐसा कैसे जान लिया आपने? कहीं पर कोई घटना हुई, रिपोर्ट आ गई कि ये घटना हुई है, इसी व्यक्ति ने की है, इसका क्या प्रमाण मिल गया? केवल कह दोगे किसी का भी नाम, कहीं भी जाकर के कुछ भी करोगे और किसी का भी नाम ले दोगे, हो जाएगा? आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि उस घटना से हमारा क्या संबंध है, तब जाकर के बात आगे बढ़ेगी। कहने का मतलब ये कि यदि अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट ऐसा सामने आता है तो पहले उसको ये सिद्ध करना होगा कि उसमें नाम आपका। नहीं, आप बताइए ना कि कहीं पर कोई घटना घटी है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम उससे जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक उसको कैसे उसका दोषी या दायी ठहराया जा सकता है? वो तो आपको बताना पड़ेगा ना कि ये चीज़ जो घटना घटी है इसके यही दायी हैं, दूसरा कोई नहीं है। ये तो सिद्ध करना पड़ेगा ना। कैसे सच और झूठ कैसे सामने आएगा? क्या नार्को टेस्ट इसका एक विकल्प है? बात यह है कि जो भी विकल्प होगा सत्य तो सामने आएगा।
आज नहीं तो कल सामने आएगा, लेकिन वो क्या विकल्प होगा वो कानून के जानकार जाने। नार्को टेस्ट होना चाहिए। हम तो साफ साफ बैठे हुए हैं। नार्को टेस्ट होना चाहिए। अब क्या क्या होता है, जो जो होता होगा सच्चाई। स्वामी मुक्तेश्वरानंद के वाराणसी स्थित विद्या मठ में सीक्रेट रूम को लेकर लेखिका भूमिका द्विवेदी ने बड़ा खुलासा किया है। भूमिका 1 महीने से ज्यादा समय विद्या मठ में गुजार चुकी हैं। उनके मुताबिक उस सीक्रेट रूम में किसी को जाने की इजाजत नहीं है। तो ये रहस्यमय क्या गुफा की तरह है? कुछ नहीं, रहस्यमय है कुछ कि दरवाजे खुलते ही नहीं है। हाँ, एक ऐसा साइड है, एक ऐसा साइड है जिधर से एंट्री ही नहीं है, उसे कोई जानता ही नहीं है। उसे केवल वह तो उनकी जो मालकिन है वो जानती है, मठ में रहने वाली, और या फिर अभय मुक्तेश्वर जी स्वयं जानते हैं। वहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता, बच्चा भी नहीं जा सकता जो कि वहाँ पे रह के पढ़ रहा है, वो भी वहाँ नहीं जा सकता। तो मुमकिन है वो योग साधना की कोई जगह हो? वो बहुत आलीशान सी एक हॉल है। हाँ, अगर वहाँ पे योग साधना भी हो रही है तो अच्छी ही बात है। वहाँ पर कभी किसी को आते जाते देखा? सिक्योरिटी वहाँ पे नहीं, वहाँ सिक्योरिटी, वहाँ पे वो एक तो वो कोई रास्ता जानता भी नहीं है। वहाँ लिफ्ट से जा सकते हैं, तो लिफ्ट भी साइड में ही है, लिफ्ट में भी सब लोग नहीं पहुँच सकते, छूना ही नहीं अलाउ है कि आप लिफ्ट में क्या करने के लिए जा रहे हैं। योग साधना भी वहाँ हो सकती है। जो मैंने उसे देखा है वो इतना ही बड़ा हॉल है करीब, कालीनें बिछी हुई हैं बहुत अच्छी। योग साधना के लिए मुझे लगता है कालीन नहीं सूटेबल है ना, मुफीद चीज़ कालीन नहीं है। वहाँ पूरे में कालीन आलीशान है, वो देखने में भव्य है, बहुत आलीशान है, बहुत आलीशान है। हर फर्नीचर वो किसी बहुत महंगे स्वीट की तरह लगता है, 5 स्टार स्वीट्स जैसा लगता है वो। स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने वाराणसी के विद्या मठ में स्विमिंग पूल और मठ के सीक्रेट रूम के सवाल पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की तबीयत को देखते हुए पुल बनाया गया था, जिसे उनके निधन के बाद बंद कर दिया गया, जबकि आश्रम में सीक्रेट जैसा कुछ नहीं है। बता दिया आप लोगों को कि हमारे गुरुजी महाराज का स्वास्थ्य जब ज़्यादा खराब हुआ था, वैद्यों ने उनको कहा था कि आपके शरीर में व्यायाम की आवश्यकता है, तो वो गिर न जाएं चलते समय। इसके लिए उनके लिए थोड़ा सा एक गड्ढा बनाया गया था जिसमें वो चल करके व्यायाम कर सकें। तो वो उनके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने और साथ ही साथ 2 पीठों के शंकराचार्य होने के नाते उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा पूरे देश की जिम्मेदारी थी, और उसी क्रम में उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से वो बनाया गया था। स्थिति है वो यही है। अब कुछ लोग जिद करते हैं कि हमको कैमरा लेकर के शूट करने के लिए जाने दीजिए, तो सवाल ये है कि मठ के अंदर हमारा विद्यालय भी चलता है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। अगर हम किसी को मठ के अंदर कहाँ क्या है, कैसे है, इसको शूट करके पब्लिक में दिखाने की अनुमति दे देंगे तो वो रेकी हो जाएगी एक तरह की, और भविष्य में कोई दुष्ट व्यक्ति, दूषित मानसिकता का व्यक्ति रेकी करके उसमें सुरक्षा पर प्रहार कर सकता है। इसलिए कोई व्यक्ति, चाहे आप में से कोई हो, 1, 2, 4, 10, 20, 50, या कोई बाहरी भी हो, या सरकार की कोई संस्था हो, अगर वो आकर के बिना कैमरे के देखना चाहें, हमारे मठ में कहीं भी कोई भी जा सकता है, कहीं भी कोई भी आ सकता है। पूरे मठ में कहीं भी हमारा ताला नहीं लगता है, लगभग सारे दरवाजे खुले ही रहते हैं। हमारे मठ में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो किसी से छिपाई जाती हो। कैमरे के साथ अयोध्या में एसआईआर का पहला चरण पूरा होने के बाद दूसरे चरण का काम तेजी से जारी है। दूसरे चरण में उन मतदाताओं की मैपिंग की जा रही है जिनके विवरण में त्रुटियां सामने आई हैं। जिन मतदाताओं की मैपिंग में एरर शो हुआ है उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अब तक करीब 2.5 लाख मतदाताओं की सुनवाई पूरी हो चुकी है। प्रशासन का लक्ष्य है कि 10 अप्रैल से पहले सभी आवश्यक प्रतिक्रियाएं पूरी की जाएंगी। इसके बाद 10 अप्रैल को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। जो वोटर लिस्ट है वो 10 अप्रैल को फाइनल पब्लिश होनी है। उससे पहले ये सारी गतिविधि हमको पूरी करनी है, और जितने भी अहर मतदाता हैं उनको मतदाता बनाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वोटर लिस्ट का भाग नहीं है, उन लोगों के लिए विशेष फॉर्म 6 का अभियान हम लोग चलाते हैं और प्रयास करते हैं कि जितने भी लोग मतदाता बनने से भी वंचित हैं उन लोगों को भी मतदाता सूची में जोड़ा जाए। बुलंदशहर में एक युवक की सूझबूझ से करंट में झुलसे मजदूर की जान बचा ली गई। थाना खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र में दुकान के आगे टिन शेड लगाते समय एक मजदूर अचानक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। इसी दौरान एक युवक ने हिम्मत दिखाते हुए घायल मजदूर को सीपीआर देकर जान बचा ली। घायल मजदूर को गंभीर हालत में तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया।
जहां उसका उपचार जारी है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। सहारनपुर में एटीएस ने अवैध रूप से रह रहे एक रोहिंग्या शहाबुद्दीन को फर्जी भारतीय दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त की स्लिप के साथ साथ फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन के बैनामे बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि करीब 20 से 25 साल पहले म्यांमार से अवैध रूप से भारत आया था और दलाल के जरिए फर्जी पहचान पत्र बनवाकर मीट फैक्ट्री में काम कर रहा था। एटीएस अब जिले की मीट फैक्ट्रियों में काम कर रहे अन्य संदिग्धों और फर्जी दस्तावेज बनाने वाले नेटवर्क की जांच कर रही है। हमीरपुर में नई दुल्हन के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि शादी के पहले ही दिन दुल्हन ने पति के साथ रहने से मना कर दिया। नवविवाहित का कहना है कि किसी और से प्यार की वजह से पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। मेरठ से खबर है, अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। अवैध मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। विरोध के बावजूद ध्वस्तीकरण का अभियान जारी है। कई दुकानों को भी जमींदोज किया गया। अवैध तरीके से कॉम्प्लेक्स का निर्माण वहां पर हो रहा था। लखनऊ में कोर्ट परिसर से एक कारोबारी को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी चेक बाउंस के मुकदमे की पैरवी के लिए कोर्ट आया था। गेट नंबर 8 के पास पुलिस ने तलाशी के दौरान उसे पिस्टल समेत पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक पिस्टल लाइसेंसी है, लेकिन कोर्ट परिसर में असलहा लाना प्रतिबंधित है। आगरा से एक रेप का मामला सामने आया। आरोप है कि लड़के ने लड़की के घर में घुसकर रेप की वारदात को अंजाम दिया। लड़की के 2 महीने के गर्भवती होने पर पूरे मामले की जानकारी परिजनों को लगी है। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़िता के परिजनों ने आरोपी लड़के पर धमकाने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में जांच पड़ताल तेज कर दी है। बागपत के साकरोद गांव में विवाहित महिला की ईंटों से पीटकर हत्या का मामला सामने आया। घर के अंदर लहूलुहान शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। मृतका के परिजनों ने दहेज की मांग को लेकर पति और देवर पर हत्या का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक 2 दिन पहले ही उसे मायके से ससुराल लाया गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।